हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी। और इस सीरीज़ में जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की हर एक पिच को रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आज की पिच प्रेजेंट करने से पहले या एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस पूरी सीरीज़ को अभी तक जितना प्यार दिया है, यकीन मानिए मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग इतना इसको पसंद करोगे। मैंने बस शुरू किया था कि 100-150 लोग देख लेंगे और मेरा उससे काम चल जाएगा, बिकॉज इट वॉज जस्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ अपॉन द पिचेस। बट आप लोगों को भी वो चीज़ इतनी पसंद आ रही है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक्सपेक्टिंग कि आप आगे की वीडियोस को भी इतना ही प्यार दोगे। इस पिच में मैं एपिसोड नंबर 3 की पिच नंबर 2 ब्लिक्स को रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि अब्बास लेके आए थे। बैकग्राउंड आज थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा क्योंकि मैं आज अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। चिंता मत करो, 1-2 दिन में वापस चला जाऊंगा तो आपको वही सेटअप वाली वीडियोस दिखेंगी। फिर बहरहाल तब तक ये ब्लिक्स पे आते हैं। ब्लिक्स जो कंपनी थी वो अब्बास ने 2016 में चालू करी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 3rd जेन टॉय मेकर है। 3rd जेन टॉय मेकर का मतलब क्या है कि ये तीसरी पुश्तें से बिलोंग करते हैं और इनकी पहली दो जनरेशन भी टॉय ही बना रही है। तो जब किसी का जनरेशन का बिजनेस होता है ना, जब कोई फैमिली ही पूरा एक बिजनेस में है, जब वो इतने टाइम से इतने सालों से किसी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको क्या हो जाता है ना, उस बिजनेस की नॉलेज हो जाती है। अब क्योंकि ये टॉय मेकर है, वो भी 3rd जेन टॉय मेकर, तो उन्होंने टॉय इंडस्ट्री की पूरी समझ होगी। अब बाय द इंडस्ट्री आई मीन प्रोडक्ट की, कस्टमर की, प्राइस, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारे 4 P होते हैं ना, उसकी इनको बहुत बेहतरीन नॉलेज होगी। तो वैसे तो अब इनका यार प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एनालिसिस में क्या ही करूं, इतने ऑसम एंटरप्रेन्योर, इतने ऑसम बैकग्राउंड के साथ, और वो भी इतना साल का एक्सपीरियंस जो इनको मैं कहूँ आशीर्वाद में मिला है, पुश्तैनी मिला है, तो फिर मैं क्या ही एनालिसिस करूं। फिर भी मैं अपना टेक देने का आपको कोशिश करूंगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखो, बेट ना हमेशा बिजनेस पे लगती है। जो कॉन्सेप्ट इस बिजनेस के रिलेटेड होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। इसी वजह से 5 on 5 शार्क्स, मतलब सब शार्क्स ने इनको ऑफर दिया। लास्ट में अमन और रितेश का ऑफर इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो टॉय इंडस्ट्री में है ब्लिक्स और D2C ब्रांड पे इनका फोकस है। हालांकि मेरे को लगता है कि B2B इनका ज़्यादा फायदा रहेगा। सबसे पहले पी में बढ़ूँ तो वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करूँ तो इनके 2 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, एक है ब्लिक्स टॉयज और एक है ब्लिक्स एजुकेशन किट। ब्लिक्स टॉयज जो है वो इनका डायरेक्ट टू कस्टमर को जाता है, D2C है। 50% उसका कंट्रीब्यूशन है सेल्स में। और ब्लिक्स एजुकेशन किट जो है वो इनका बिजनेस टू बिजनेस, B2B वाला बिजनेस है, और उसका भी 50% कंट्रीब्यूशन है सेल्स में। तो इट्स एन इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल स्टेक्स ऑफ बोथ द कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। जो D2C ब्रांड है वो ऐसा है कि कोई पेरेंट जाके अपने बच्चे के लिए खरीद के ला सकता है। और जो B2B वाला जो ब्रांड है वो ऐसा है कि अपने पार्टनर्स के थ्रू, जो भी इन्होंने पार्टनर्स बना रखे हैं, जो भी इनका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसके थ्रू ये प्रोडक्ट अपना पहुंचाते हैं। प्लेस की मैं बात करूं तो प्लेस, अच्छा प्रोडक्ट के मैंने स्टार्स तो दिए नहीं। प्रोडक्ट में मैं इनको दूंगा भाई 5 out of 5 स्टार्स। अब 5 out of 5 स्टार्स इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बोला 3rd जेन एंटरप्रेन्योर है, तो प्रोडक्ट की तो एक्सट्रीम नॉलेज होगी। दूसरा, इन्होंने बोला कि मैं टॉय को लर्निंग टूल बनाना चाहता हूँ। और तीसरा ये कि क्यूरियोसिटी से क्रिटिकल थिंकिंग जगाने का जो इनका मिशन है, आई थिंक वो इनके टॉयज बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। एक चौथी बात ये कि इन्होंने अपनी पिच में बोला कि आजकल का जो टाइम है वहाँ पे टॉयज जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं स्मार्टफोन से, डिजिटल डिवाइसेस से। आजकल के बच्चे अगर रोने लगते हैं तो उनके पेरेंट्स मैं देखता हूँ, जो नए जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं ना, वो वाली जनरेशन, तो जो लेट 20s में है, जो अर्ली 30s में है पेरेंट्स, उनकी मैं बात करूं तो उनके बच्चे जब रोने लगते हैं तो उनको फ़ोन चला के देते हैं, टीवी पर कार्टून चला के दे देते हैं। तो बच्चा उससे एनग्रॉच तो हो जाता है, उसको उसमें कॉन्स्टेंटली उसके साथ टच में रह जाता है। लेकिन नुकसान इसमें बच्चा का ही है, क्योंकि फिर उसको एक पॉइंट के तक दीज थिंग्स आर सो एडिक्टिव कि उसको आदत हो जाती है। और जब उसको आदत हो जाती है ना, तो क्या केस है कि फिर वो उसके अलावा और किसी चीज़ से शांत नहीं होता। और ये चीज़ उसके माइंड पे, उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। प्लस जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है हमारा, उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं बचता कि वो क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, सही देख रहा है नहीं देख रहा है, उसे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, उसकी एज के हिसाब से सही है नहीं है।
उस चीज़ पे अब पेरेंट का कोई कंट्रोल नहीं बचा, क्योंकि पेरेंट ने तो फ़ोन दे दिया, अब वो बच्चा देखेगा वो क्या देख रहा है, वो बच्चा डिसाइड करेगा उसे क्या देखना है। तो इन्होंने बोला कि आजकल के टाइम पे जब टॉयज डिजिटल मीडियम के साथ चेंज हो रहे हैं, स्मार्टफोन्स के साथ रिप्लेस हो रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको वो स्टेप एलिमिनेट करवा के स्मार्टफोन से वापस उनको ऐसे एजुकेशनल टॉयज से लेके जाए। या फिर जब हमारे घर के ट्रेडिशनल टॉयज तो हमने फ़ोन से रिप्लेस कर दिए, जो स्कूल के जो टॉयज है वहाँ पे जो लर्निंग के जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, क्यों ना हम उसको ब्लिक्स टॉयज़ के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये बहुत अच्छा मिशन है, बहुत नेक मिशन है, और कहीं ना कहीं हर पेरेंट को एक गिल्ट बना रहता है कि यार मेरा बच्चा फ़ोन देख तो रहा है, दैट इज़ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको कंट्रीब्यूट कर सकूं और उसके साथ खेल सकूं। तो वो मैंने उसको फ़ोन दे तो दिया है और वो उसके साथ खुश भी है, बट हर पेरेंट को पता है कि ये उनके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन तो वो करते ही हैं, क्योंकि प्लस बच्चे भी इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि फिर वो उसके अलावा और कहीं से शांत भी नहीं होते। तो वो वाली बात है। तो प्रोडक्ट में तो मैं इनको दे रहा हूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। प्लेस की मैं बात करूं तो प्लेस में भी आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5। अब प्लेस जो पी होता है हमारा, उसमें का मतलब होता है कि हाउ वेल इज द प्रोडक्ट रीचिंग टू द कस्टमर। 2000 प्लस रिटेल स्टोर्स के पार्टनरशिप है इनके पास, वहां से ये लोग अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, हैमलेज जैसी बड़ी वेबसाइट, जिसमें से फर्स्ट क्राई और हैमलेज तो फोकस्ड ही है कि वो जो चिल्ड्रन के ही प्रोडक्ट सेल करती है। तो स्पेशलाइज्ड मार्केट एरियाज में, स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म में, स्पेशलाइज्ड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इज और मार्केट प्लेस, राइट। तो स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन मीडियम पे इनके प्रोडक्ट लिस्टेड है। अपनी वेबसाइट भी है इनकी, और वो भी मैंने वीडियो बनाने से पहले मैं चेकआउट करके आया, वो भी बहुत औसम बनी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेबसाइट खुलते ही सबसे पहले इन्होंने शार्क्स की फोटो लगाई है, तो सोचो कितना ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है इनका कि एक बार ये लोग शार्क टैंक पे आ गए, इनको डील मिल भी गई है, और फिर ये शार्क्स की फोटो भी अपने प्रमोशन में यूज़ कर रहे हैं, तो कितना औसम चीज़ है। प्लस जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ मेरे को इनके प्लेस में या इनके डिस्ट्रीब्यूशन में लगी, वो ये कि इनके 5000 से ज़्यादा स्कूल पार्टनरशिप्स इन्होंने कर लिए। स्कूल पार्टनरशिप्स का मतलब ये है कि इनकी जो एजुकेशनल वाली किट है, जो B2B जाती है, वो किट अब स्कूल्स रेफर कर रहे हैं बच्चों को, और पेरेंट्स आर नाउ टेंड टू बाय इट। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कोई टॉय, एजुकेशनल टॉय कैसे यूज़ करना है, सबसे पहला चैलेंज तो वो आता है पेरेंट्स के सामने कि अच्छा चलो मैं कोई फैंसी सा टॉय ले भी आऊँ, एजुकेशनल टॉय ले भी आऊँ, लेकिन पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है कि उस टॉय से कैसे मैं इफेक्टिवली उस एजुकेशन को या उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाऊंगा अपने बच्चे को। दूसरा, पेरेंट्स हेजिटेट कि मेरे बच्चे को पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो इससे खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि एजुकेशनल टॉयज जनरली थोड़े महंगे आते हैं। तो कभी पता चले कि मैं टॉय लेके भी आऊँ और मेरा बच्चा एक दिन में उसे तोड़ ताड़ के बराबर कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पेरेंट्स एजुकेशनल टॉयज लेने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। वहीं पे अगर स्कूल कहता है कि जी आप ये टॉय लेके आओ और हम इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका एजुकेशन है, वो हम देंगे, तो पेरेंट्स का सारा टेंशन खत्म। और क्योंकि स्कूल ने रिकमेंड किया है, तो पेरेंट्स आर मोर मैं कहूँ फेवरेबल टू बाय द प्रोडक्ट। प्लस इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो 2000 रिटेल स्टोर्स पे हैं और ये 500 स्कूल की पार्टनरशिप्स हैं, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही इनके भैया जी संभालते हैं, जो कि इससे भी बड़ी, ब्लिक से भी बड़ी ज़फायर नाम की एक टॉय मेकिंग कंपनी जो इनके पापा ने चालू करी थी, उसके वो केयर टेकर तो नहीं सही शब्द, मैनेजिंग डायरेक्टर टाइप्स, तो वो उसके मालिक हैं, वो उसको देखते हैं। वहाँ पे उनका ऑलरेडी एक सेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मदद अब्बास ले रहे हैं ब्लिक्स में। तो कितनी औसम चीज़ है कि इनको एक एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है, जिसने उस इंडस्ट्री में काम किया है, उस प्रोडक्ट के साथ काम किया है, वो सारे पार्टनर्स को, सारे चैनल्स को अच्छे से समझता है, और वो इनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो वहाँ पे भी कितनी औसम बात करी है इन्होंने। तो हर पैरामीटर्स जो भी एक प्लेस का या डिलीवरी का या डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक स्टार्टअप अपना सकता है, इन्होंने वो अपनाया है। तो फॉर दैट I have to give 5 out of 5 stars to the place element as well. प्राइज की मैं बात करता हूँ, तो प्राइज में जो इनका स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप है, वो इनको बहुत मदद करता है, क्योंकि स्कूल का ना एक टाइम आता है मतलब इन द मंथ ऑफ अप्रैल जब स्कूल खुलते हैं,
जून में बंद होते हैं, इन दी मंथ ऑफ जुलाई जब दोबारा स्कूल खुलते हैं तो इनकी सेल एकदम ऊपर जाती है। तो जब स्कूल का सीजन आता है ना, स्कूल ओपनिंग का सीजन आता है, तो सेल एकदम ऊपर जाती है, जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है सेल में, जो कि नॉर्मल D2C ब्रांड में नहीं मिलता। दूसरा, इनका जो D2C ब्रांड है उसमें 40% ग्रॉस मार्जिन है, और जो B2B ब्रांड है उसमें 60% ग्रॉस मार्जिन है। इतना हाई ग्रॉस मार्जिन है, और उसके बाद भी ये 15 से 20% EBITDA अपना बचा लेते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो मतलब प्राइसिंग भी इनकी ऑल सेट है, ऑल थैंक्स टू जो भी इनको पुश्तैनी नॉलेज मिली है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, उसकी वजह से इनका प्राइस वाला एलिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो प्राइस में मैं इनको दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मैंने इनकी जब वेबसाइट चेक करी तब भी मैंने देखा कि ये जो है ना, इन एवरेज वैल्यू, मतलब जो मार्केट का एवरेज मार्केट प्राइस है इनके जैसे टॉयज का, और जो इनके प्रोडक्ट्स का एवरेज प्राइस है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो प्राइस भी इन्होंने बहुत कंपेटेबल प्राइस रखा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं गए। नेक्स्ट भी प्रमोशन। लेकिन प्रमोशन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने यूज़ किया। देखो, बिजनेस में ना एक होता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब वो व्यक्ति जो डिसाइड करता है, जो डिसीजन मेकिंग में से रखता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। इन दिस केस जो स्कूल है वो इन्फ्लुएंसर है, बिकॉज वो रिकमेंड कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है पेरेंट्स के डिसीजन को कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है। पेरेंट्स इस केस में कस्टमर है। अब कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो अल्टीमेटली जाके सामान खरीद के लेके आता है, ठीक है। तो पेरेंट्स इस केस में कस्टमर है, एंड जो छोटा बच्चा है जिसके टॉयज ये लोग बेच रहे हैं, जो वो कंज्यूमर है, बिकॉज कंज्यूमर इज द वन हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को यूज करता है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये पेन चलो जो मेरे हाथ में, अब मेरे को कौन सा पेन खरीदना है, यही खरीदना है या कोई और खरीदना है, ये डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली मैं ही ये डिसीजन लूंगा, क्योंकि आई हैव टू यूज दिस पेन। तो इन्फ्लुएंशियल कौन हुआ इस केस में? मैं। एडिंग ऑन टू दैट, खरीद के कौन लेके आएगा? मे बी मैं अपने किसी भाई बहन को बोल दूं कि यार तुम बाजार जा रहे हो, ये वाला पेन खरीद के ले आना, या मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूं कि वो वाला पेन खरीद के ले आना। तो इन बोथ ऑफ द केसेस जो खरीद के ला रहा है वो कस्टमर है, और क्योंकि अल्टीमेटली यूज भी इसे मैं ही कर रहा हूं तो कंज्यूमर भी मैं ही हूं। तो इन्फ्लुएंशियल अलग होता है, कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। इस केस में जैसे कि मैंने इनका ब्लेक्स का मॉडल समझाया, स्कूल इज द इन्फ्लुएंसर, पेरेंट इज द कस्टमर एंड द चाइल्ड इज द कंज्यूमर। अब इनका इन्फ्लुएंसर बहुत स्ट्रांग है। पेरेंट्स नॉर्मली डू नॉट माइंड परचेजिंग अ गुड प्रोडक्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, सो आई वुड से न्यूट्रल कस्टमर। एंड कंज्यूमर की मैं बात करूं तो छोटा बच्चा है, उसको इन्होंने अपनी पिच में बोला कि बच्चे आर गेटिंग एडिक्ट टू दीज प्रोडक्ट्स, दे आर यूजिंग इट फॉर मल्टीपल टाइम रेंजेस एंड दे आर लविंग इट एज वेल। इफ दैट इज द केस देन कंज्यूमर इज वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। तो प्रमोशन, अब देखो ये सारी चीजें जब हम कंज्यूमर को समझने की बात करते हैं तो ये प्रमोशन में हमें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, ठीक है। तो प्रमोशन की मैं बात करूं तो इन्होंने ओमनी प्रेजेंस स्ट्रैटेजी अपनाई है। ओमनी प्रेजेंस स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आप हर जगह मौजूद हो। स्कूल ने रिकमेंड किया, वो किट देगा, वहां भी प्रेजेंट हो। आज स्कूल से किट नहीं खरीदनी, कहीं बाहर से किट खरीदनी है तो इनके 2000 रिटेल स्टोर से भी पार्टनरशिप है। कहीं बाहर से भी नहीं खरीदनी है ना, ऑनलाइन खरीदनी है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई, हैमलीज पे भी है। वहां पे भी भरोसा नहीं है तो इनकी अपनी वेबसाइट पे भी है। तो हर जगह ये लोग मौजूद हैं, आप कहीं से भी इनके साथ टच में आ सकते हो, और ये लोग भी कहीं से भी आपके साथ टच में आ सकते हैं इफ यू आर द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो इनकी ओमनी प्रेजेंस स्ट्रैटेजी इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर इन माई नॉलेज। दूसरा, ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल से बताया, वो इनका ही बहुत अच्छा है। एंड फिर भी मैं इनको प्रमोशन में 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स दे रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि ही इज नॉट वेरी मच श्योर अबाउट हाउ दे वांट टू डू द प्रमोशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड हाउ द अल्टीमेट प्रमोशन पिच विल लुक लाइक। देखो, जब तुम प्रमोशन करते हो ना तो आपको एक टेम्पलेट बनाना होता है
कि मैं इन पॉइंट्स पे टारगेट करूंगा अपना मार्केटिंग करते वक्त, अपना प्रमोशन करते वक्त। वो अभी इनका लैकिंग है। वो अभी कह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका प्रमोशन कहाँ करूँ, कैसे करूँ। हालांकि अमन गुप्ता जो इनके साथ एज अ शार्क ऑनबोर्ड हो चुके हैं, वो इनकी बहुत मदद करेंगे बिकॉज उनका भी D2C ब्रांड है एंड ही इज ऑल्सो मार्केटिंग मेनियक। लेकिन प्रमोशन ऑर्गेनिक है मेरे को लगता है, थोड़ा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली साइड पे जा सकता है। दीज आर माई सजेशंस प्योरली। एंड अभी क्योंकि इन्हें बहुत क्लियर नॉलेज है नहीं, और प्रमोशन वाली पूरी स्ट्रैटेजी अभी डेवलप करनी बाकी है, तो इसलिए अभी मैं इनको प्रमोशन में 3 आउट ऑफ 5 स्टार दे रहा हूँ। टोटल मैं स्टार्स देखूँ तो 5 + 5 10 + 7 17 स्टार्स इनके हुए, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन 12। और जब 17 स्टार्स हो गए हैं, जो कि 12 से ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ऑफर्स तो आने ही थे। तो एज आई सेड के पांचों के पांचों शख्स से ऑफर्स आए एंड फाइनली अमन एंड रितेश का ऑफर एक्सेप्ट किया गया। डायरेक्ट मार्केटिंग आई डोंट थिंक इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक बार B2B स्कूल रिकमेंड करे प्रोडक्ट, वहाँ से प्रोडक्ट पेरेंट्स खरीदें, उनका बच्चा वो प्रोडक्ट यूज़ करे, बच्चे को प्रोडक्ट अच्छा लगे, ये बात पेरेंट्स देखें कि आज जी हमारा बच्चा प्रोडक्ट्स के साथ बहुत खुश है और वो उसे कुछ सीखने को भी मिल रहा है। फिर पेरेंट्स खुद जाके ऑफलाइन या ऑनलाइन ये प्रोडक्ट को बाय करें। दैट इज़ द चेन आई थिंक जो इनका बिजनेस फॉलो करेगा। लेकिन डायरेक्ट ये पेरेंट्स के पास पहुंच जाए कि जी आप हमारा प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, तो शायद उसकी एफिशिएंसी उतनी ना रहे। कोडिंग और रोबोटिक्स में इन्होंने बताया कि इनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, तो दीज टू आर द फील्ड्स जो कि अभी बहुत ज़्यादा राइज भी हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा बूस्ट इन फील्ड्स को, इन सब्जेक्ट मैटर्स को मिलेगा। और ये आई थिंक अच्छा रहने वाला है बिकॉज आगे जाके काफ़ी डिमांड भी बढ़ने वाली है इन दोनों फील्ड्स में, तो इनके प्रोडक्ट्स की वहाँ पे भी बहुत हाई ग्रोथ रेट रह सकता है। एक जो मेरे को दिक्कत लगी वो ये थी कि स्पेंडिंग ऑन द टीम, इन्होंने बोला कि वी आर करेंटली स्पेंडिंग ऑन आवर टीम। तो कैसे स्पेंड कर रहे हैं, क्या टीम है, क्या कॉम्पिटेंसी है, उसके बारे में मेरे को हो सकता है थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि स्पेंडिंग ऑन टीम का मतलब है कि दे आर एक्सपैंडिंग देयर टीम, और टीम एक्सपेंशन में सही बंदे का हायर होना और उसे सही जगह मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी यही होती हैं। जब लिमिटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम एम्प्लॉयज़ के नंबर्स बढ़ाने की तरफ जाते हैं तो दिक्कतें भी वहाँ से चालू हो जाती हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरा, लैक ऑफ हेड एक स्टार्टअप में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लैक ऑफ हेड का मतलब क्या है? जब ऐसा नहीं कि स्टार्टअप का सर नहीं है, बट लैक ऑफ हेड का मतलब है कि जब एक स्टार्टअप में कोई एक डिसीजन मेकर नहीं होता। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि जो फाउंडर होता है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या जिसने भी स्टार्टअप चालू किया है, जिसका भी वो आइडिया था, उसका पूरा कंट्रोल रहता है स्टार्टअप के मेजर डिसीजन मेकिंग में। तो वो यदि चाहे तो कोई डिसीजन ले, ना चाहे तो ना ले, उसका इंडिविजुअल से है, उसे कोई क्वेश्चन करने वाला नॉर्मली इन द स्टार्टअप केस में नहीं होता है। बाद में तो इन्वेस्टर्स वगैरह आ जाते हैं तो इक्विटी स्प्लिट हो जाती है, वहाँ पे तो क्वेश्चन किया ही जाता है कि हर डिसीजन को, लेकिन नॉर्मली वो नहीं होता है, वैसा केस नहीं होता क्योंकि फाउंडर मेजॉरिटी स्टेक्स अपने पास रखता है। यहाँ पे इनके फादर भी इन्वॉल्व हैं, इनके बड़े भैया भी इन्वॉल्व हैं, इनकी बीवी भी बिजनेस की इन्होंने बताया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और ये खुद भी उस बिजनेस से आते हैं, उस फैमिली से आते हैं जो कि काफ़ी टाइम तक इस बिजनेस में रही है। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली ओन्ड बिजनेस की तरफ जा रहा है, और फैमिली ओन्ड बिजनेस में कोई इन्वेस्टर आसानी से घुसने में राजी रहता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब फैमिली ओन्ड बिजनेस होता है ना और फाउंडर किसी एक व्यक्ति की सुनने की बजाय बहुत सारे लोगों की सुनता है, तो जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा ओपिनियन, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो डिसीजन मेकिंग एक तो डिले होती है, दूसरा अच्छे डिसीजन लेने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेला बंदा हमेशा अच्छे डिसीजन लेता है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अच्छे डिसीजन लेने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज ओपिनियन बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत की बात इनके स्टार्टअप में रह सकती है। बहरहाल उसको थोड़ा सा साइड भी रख दें तो इनकी फैमिली इक्वेशन अच्छी सी लग रही है, तो आई डोंट थिंक उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और रेटिंग भी जैसे इनको मैंने दे ही दी है कि 17 आउट ऑफ 20, तो इनका बिजनेस तो आगे जाके फ्लरिश करना ही है। सो प्लस कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी ये शार्क टैंक पे हैं, तो प्रमोशन भी इनका हो ही गया है, नेशनल टीवी पे प्राइम टाइम पे आ गए हैं भाई, पूरे देश जानता है भाई। सो विद दिस सेड ये पिच मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और ऐसी पिचेज जो आगे की पिचेज हैं, जो एपिसोड 3 की जो थर्ड लास्ट पिच है और एपिसोड 4 और आगे हर एपिसोड को हम लोग, हर पिच को हम लोग ऐसे डाइसेक्ट करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। विद दिस सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।